हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 100 क्वेश्चन का एक नया प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये भी बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? वेस्टर मार्क ने, सर हेनरी मेन ने, मॉर्गन ने या फ्रेजर ने? तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है दोस्तों सर हेनरी मेन ने। आंसर बी हो जाएगा। सर हेनरी मेन का ये भी स्टेटमेंट है दोस्तों कि जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण सभी आदि जो है स्त्री धन होते हैं। तो ये सर हेनरी मेन का ही स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, निम्नलिखित में गलत जोड़ी को चिन्हित कीजिए। गोत्र काल्पनिक पूर्वज के वंशज है, वंश जाने माने पूर्वज के वंशक्रम, कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार, परिवार द्विपक्षी नातेदारी समूह। तो कौन सा गलत है दोस्तों? आंसर हो जाएगा सी, कुल। कुल क्या है? कुल ऐसा समूह होता है जिसमें सभी सदस्यों के बीच रक्त संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आगे देखते हैं दोस्तों। तीसरा है, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? दाय भाग का नियम, संपिंड का नियम, मिताक्षरा का नियम, प्रवर का नियम? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मिताक्षरा, सी हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार संबंधी जो भारतीय कानून है दोस्तों, इसमें दो नियम बताए गए, दाय भाग का नियम और मिताक्षरा का नियम। दाय भाग नियम जो है केवल 2 राज्यों में लागू है, असम और बंगाल में लागू है, पश्चिम बंगाल में। और बाकी शेष भारत में जो है मिताक्षरा का ही नियम लागू होता है। तो मिताक्षरा में क्या होता है कि जन्मजात प्रत्येक सदस्य का जो है जन्मजात अधिकार हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। तीसरा हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है? डी.एन. धनाग्रे ने, आई.पी. देसाई ने, इरावती कर्वे ने, ए.एम. शाह ने? तो नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्याख्या किसने की है दोस्तों? इरावती कर्वे ने की है। आंसर चौथे का हो जाएगा सी। इनकी एक पुस्तक भी है, भारत में नातेदारी संगठन। ये कृति इन्होंने 1953 में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है? 376, 377, 487, 497? तो कौन सी धारा जो है इंडियन पिनल कोड में दोस्तों LGBT से संबंधित है? तो 377, पांचवें का बी हो जाएगा। LGBT से क्या मतलब है दोस्तों? L से लेस्बियन हो जाता है, G से गे होता है, B से बाइसेक्सुअल होता है, T से जो है ट्रांसजेंडर होता है। इनसे संबंधित जो 377 धारा है दोस्तों, इसको जो है 6 सितंबर 2018 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो है 377 को असंवैधानिक घोषित करने के बाद जो समलैंगिकता तो जो है अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा पांचवें का बी। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32? तो कौन सा है दोस्तों करता है? छठवें का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 करता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 करता है। अनुच्छेद 28 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 28 में राज्य में किसी संस्था में जो धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है, अनुच्छेद 28 में। और अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 30 में जो है इसके बारे में बताया गया, शैक्षिक जो संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 31 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 31 में जो है दोस्तों है, पहले था विधि का कानून, जो संपत्ति का अधिकार था उसे विधि का 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और विधि का कानून बना दिया गया है।
300A, अनुच्छेद 300A में उसको शामिल कर दिया गया। तो और अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है। यह कहाँ घोषित है? अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 19 में। तो अस्पृश्यता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों? तो 7वें का सी हो जाएगा, 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको बताती है दोस्तों? ग्रामीण गरीबी के विस्तार को बताती है। 8वें का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या प्रस्तुत की गई है पार्सन्स द्वारा, कार्ल मैनहीम के द्वारा, गैल्स द्वारा या पीटर बर्ग के द्वारा। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है दोस्तों? गैल्स के द्वारा की गई है। कार्ल मैनहीम किससे संबंधित है? आप इसको सोच के बताइए, किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है, कार्ल मैनहीम। और इनकी एक पुस्तक भी है जिस आपको याद रखनी है, मैन एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एक सेकेंड। सामाजिक परिवर्तन में जब सांस्कृतिक लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है प्रसारण, सांस्कृतिक आक्रमण, सांस्कृतिक विनिमय, संस्कृति का सामान्यीकरण। तो क्या कहलाती है दोस्तों? प्रसारण कहलाती है। 10वें का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम में परिवर्तन कब हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में या 9वीं पंचवर्षीय योजना में? तो भारत में महिला के कल्याण से विकास उपागम परिवर्तन जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो 11 का सी हो जाएगा। कब आई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना? तो 1880 से 85 में आई थी। 1880 से 85 में आई थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है दोस्तों? इसमें गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और 5वीं कब आई थी? 1978 से 1974 से 1978 में। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, परिहास संबंध किसके मध्य नहीं पाए जाते हैं? जीजा साली, देवर भाभी, जीजा साला, माता पुत्री। तो परिहास संबंध किसके मध्य नहीं पाया जाता है दोस्तों? 12 का डी हो जाएगा, माता पुत्री। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2005 में, 2003 में, 2004 में, 2006 में। तो कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? 2004 में। 13 का सी हो जाएगा। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया? राम आहूजा ने, E.H. सदरलैंड ने, D.R. टैफ्ट ने, C.H. कूले ने। तो किसने किया है दोस्तों? राम आहूजा ने। 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति या प्रवर्तित निर्धनता। तो अगर मूलभूत आवश्यकताओं को भी जो व्यक्ति पूर्ति नहीं कर पा रहा तो उसे पूर्ण निर्धनता कहते हैं। 15 का ए हो जाएगा। मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों,
धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया उसे कहा जाता है रखैल परंपरा, देवांगना परंपरा, देवदासी परंपरा या नियोग परंपरा। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? 16 का सी हो जाएगा देवदासी परंपरा। देवदासी परंपरा में क्या होता था, एक तरह की वैश्यावृत्ति भी ये भी थी। इसमें क्या, महिलाओं को मंदिरों में देवदासी के रूप में रख कर और उनके साथ पुजारी जो रहते थे शारीरिक संबंध बनाते थे, तो वह देवदासी परंपरा होती थी। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण है द्रव्य लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, मात्रा डोज बढ़ाने की प्रवृत्ति, द्रव्यों के प्रभावों पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी है। 17 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, तकनीक में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, सांस्कृतिक आत्मसात्करण। तो विभेद को क्या कहते हैं दोस्तों? सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। 18 का ए हो जाएगा। और इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो आकबर्न ने दी है अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में दिया था। और सांस्कृतिक विलंबना के बारे में इसको बारे में जो संस्कृति को जो है आकबर्न ने दो भागों में बांटा था। एक भौतिक संस्कृति को एक भौतिक संस्कृति में और एक अभौतिक संस्कृति में। भौतिक संस्कृति में जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे पंखा हो गया, कोई भी मशीन भी हो गई, पंखा, और ये सब भौतिक चीज़ें जितनी भी है, फर्नीचर, हर चीज़ जो है भौतिक जो है, ये सब इसमें जो है इन्होंने बताया कि इसमें तीव्र वृद्धि हुई। और अभौतिक संस्कृति धर्म, विश्वास, दर्शन, ये सब आते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो इन दोनों ये क्या हुई, इनको इन्होंने कहा कि इसमें धीमे परिवर्तन हुआ। तो जो भौतिक संस्कृति इसमें तेज़ी से परिवर्तन हुआ और अभौतिक में धीमे से हुआ, इसी को इन्होंने कहा सांस्कृतिक विलंबना कहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, आकबर्न और नीमकाफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा एक समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था या सामाजिकरण। तो क्या हो जाएगी दोस्तों? आकबर्न और नीमकाफ के अनुसार सामाजिक नियंत्रण। 19 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, उस संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है? पुनरावृत्ति उद्विकास सिद्धांत, समरेखी उद्विकास सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत और प्रतिवर्ती उद्विकास सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? बी 20 का सी हो जाएगा, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। इसी को पैराबोलिक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, उदग्र गतिशीलता में शामिल है घट रही प्रतिष्ठा, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, बढ़ रही प्रतिष्ठा, इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 का बी हो जाएगा, घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, निम्न समाजशास्त्रियों में से कौन नव उद्विकासी विचारक है? हर्बर्ट स्पेंसर, एच.एस. मेन, अडोल्फ बास्टियन, बी गार्डन चिल्ड। तो नव उद्विकासी विचारक कौन है दोस्तों? डी 22 का डी हो जाएगा, बी गार्डन चिल्ड। इनके अलावा भी दो लोग हैं, उनका नाम क्या है? तो जूलियन स्टीवर्ड है और लेस्ली वाइट। तो 3 लोग हो गए दोस्तों, गार्डन चिल्ड, जूलियन स्टीवर्ड और लेस्ली वाइट। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारतीय समाज में दहेज प्रथा को किस रूप में देखा जाता है? सामाजिक बुराई, सामाजिक अच्छाई, धार्मिक बुराई, आर्थिक संपन्नता। किस रूप में देखा जाता है दोस्तों दहेज प्रथा को? तो सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है। 23 का ए हो जाएगा। और दहेज एक्ट कब बनाया गया था संसद के द्वारा, ये बताइए आप। तो आंसर हो जाएगा 20 मई 1961 को संसद के द्वारा बनाया गया था।
दहेज एक्ट। और जो दहेज एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 1961 को। और इसमें दहेज में संशोधन कब हुआ था, 1984 और 86 में, धारा 2 में। और जो है इसमें धारा 2 में इसको परिभाषित किया गया है, दहेज प्रथा को, दहेज अधिनियम को परिभाषित किया गया है धारा 2 में। और जो है और इसमें मिनिमम जुर्माना कितना है, 15,000 रुपये का जुर्माना मिनिमम है। और मिनिमम इसमें जो है सज़ा कितने साल की, तो 5 साल की है। और धारा 3 में क्या कहा गया है, धारा 3 में क्या है, तो अगर धारा 3 में अगर कोई भी जो है डिमांड करता, धारा 4 में अगर कोई व्यक्ति डिमांड करता है दहेज के लिए, तो धारा 4 के अंतर्गत उसको दंड है। धारा 3 में जो है लेने और देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, दी रिमेम्बर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज। तो कौन संबंधित है नियोजित परिवर्तन से? डी हो जाएगा, इंडिया चेंजिंग विलेज। एक किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है श्यामाचरण दुबे की है, 1958 में। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। तो थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? कमी पूछेगा तो यानी हाइपो कह रहा है, और अधिकता अगर कहता है तो हाइपर, कमी कह रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। 36 का सी हो जाएगा, 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, यह किसका मानना कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? डी एन मजूमदार, लुई ड्यूमा, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे। तो 27 का बी हो जाएगा, लुई ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? 77, 66, 58 या 46। तो 109 देशों में भारत का स्थान जो है दोस्तों 109 देशों में 66वां स्थान था भारत का। और ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर पूछे भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को शामिल कब किया गया था एसडीआई में? तो 2010 में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? प्रजनन का, अशोधित मृत्यु दर का, विवाह, अशोधित जन्म दर का। तो किसका है? अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर। 29 का दूसरा और चौथा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? कमी के कारण रोग, आनुवंशिक रोग, संक्रामक रोग या व्यवसाय संबंधी रोग। तो किसका कारक है? आनुवंशिक रोग का है। 30 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा कहलाती है? आइसोबार, आइसोपाइकनिक, आइसोलाइन, आइसोथर्म। तो क्या कहलाती है? आइसोपाइकनिक। 31 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो सतत विकास लक्ष्य 2030 के अंतर्गत लैंगिक समानता का लक्ष्य कौन सा है? पहला, दूसरा, चौथा या पांचवा? तो सतत विकास लक्ष्य को धाड़ी विकास भी दोस्तों कहा जाता है, और इसे जो है 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। इसमें 17 लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने के लिए तय किया गया है, और इसमें 6-7 आपको याद रखने हैं। इसमें क्या है? पहला जो है गरीबी है, दूसरा भूख है, तीसरा जो है स्वस्थ जीवन है, चौथा शिक्षा है, पांचवा जो है लैंगिक समानता है, और छठवां जो है
और छठवां कौन सा है दोस्तों? वो है ऊर्जा है, नहीं, स्वच्छ जल एवं सफाई, और सातवां ऊर्जा है। इतना आपको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का, पाँचवा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोगाणु वाहक, वाहक, हौज या उष्माइत्र। उष्माइत्र। तो क्या हो गया? 33 का ए हो जाएगा, रोगाणु वाहक। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। और डी है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, यही नहीं होगा। 34 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, गर्भाधान परीक्षण इनमें से कौन से हार्मोन के परीक्षण पर निर्भर है? FSH, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, LH। तो किसके परीक्षण पर निर्भर करता है दोस्तों? HCG। आंसर हो जाएगा सी। HCG का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन। 35 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, एक गर्भवती महिला को पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? गर्भनाल को क्षतिग्रस्त होने से सुरक्षा, भ्रूण को दोषपूर्ण स्थिति में जाने से रोकना, चित्त निम्न रक्तचाप को रोकना, गैस्ट्रिक अंगों के संपीड़न को रोकना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्त निम्न रक्तचाप को रोकना। 36 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है जहां गर्भाशय को आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है? रेट्रोवर्जन, इन्वर्जन, इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन। तो क्या कहते हैं दोस्तों? इन्वर्जन कहते हैं। जब गर्भाशय को आंशिक रूप से या पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। 37 का बी हो जाएगा। रेट्रोवर्जन किसे कहते हैं? तो रेट्रोवर्जन जब गर्भाशय का जो है पीछे की तरफ झुके रहने को रेट्रोवर्जन कहते हैं, और आगे की तरफ झुके रहने को गर्भाशय को रेट्रोवर्जन कहते हैं। 37 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, यदि माता गर्भावस्था के दौरान डायबिटिक है तो फीटस के विकास पर क्या प्रभाव हो सकते हैं? जन्मजात विकृतियां, मुक्त शिशु पैदा होना, जटिल प्रसव, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी हो जाएगा। 38 का डी। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, बच्चे के जन्म के कितने देर बाद प्लेसेंटा को आ जाना चाहिए? 5 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट। तो कितने मिनट बाद आ जाना चाहिए? तो बी हो जाएगा 30 मिनट बाद। 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, प्लेसेंटा में भ्रूण की सतह की तरफ अपारदर्शी अंगूठी दिखाई देती है जिसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अपरा सक्सेंचुरिटा, अपरा द्विपार्टिटा, अपरा त्रिपक्षी, प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा। तो क्या कहते हैं दोस्तों? 40 का डी हो जाएगा। प्लेसेंटा में भ्रूण की सतह की तरफ अपारदर्शी अंगूठी जो दिखाई देती है उसे प्लेसेंटा सर्कमवैलेटा कहते हैं। अपरा सक्सेंचुरिटा क्या है? तो जब मुख्य प्लेसेंटा के अलावा अतिरिक्त लोब्स विकसित हो जाते हैं तो उसे अपरा सक्सेंचुरिटा कहते हैं। और अपरा द्विपार्टिटा किसे कहते हैं? तो
प्लेसेंटा का दो बराबर भागों में बट जाना जो है अपरा द्विपार्टिता कहलाता है। अपरा त्रिपक्षी किसे कहते हैं? तो प्लेसेंटा का 3 भागों में बट जाना अपरा त्रिपक्षी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। बीसीजी देने के बाद निशान बनता है 3 दिन, 2 सप्ताह बाद, 1 महीना बाद या 2 महीने बाद। कब बनता है बीसीजी देने के बाद निशान? तो 2 सप्ताह बाद बनता है। 41 का बी हो जाएगा। और बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तो शिशु के जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। अधिकतम इसे 1 वर्ष तक दिया जा सकता है, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर अगर इसे दिया जाता है बीसीजी का तो कितना डोज दिया जाता है? 0.05 ml दिया जाता है 1 महीने के अंदर। और अगर 1 महीने के बाद देते हैं तो 0.1 ml दिया जाता है, और इसे इंट्राडर्मल दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है। एक व्यक्ति की युक्ति संगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है? सूक्ष्म मोटर क्रिया का, भाषा विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, अच्छा प्रबंधन कौशल का। तो किसका है? संज्ञानात्मक विकास का। 43 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है सामूहिक सभा, गृह भेंट, भूमिका अभिनय, विधि प्रदर्शन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 का सी भूमिका अभिनय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण हैं शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना, स्थल क्रियात्मक कौशलों का विकास, दूसरों पर निर्भर रहना, शारीरिक भिन्नता का विकास। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना किशोरावस्था में। 45 का ए हो जाएगा। किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने आंधी तूफान की अवस्था कहा है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। नवजात शिशु के शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती हैं 207, 206, 270, 210। कितनी पाई जाती है? नवजात शिशु में 270 पाई जाती है। और बाल्यावस्था में कितनी पाई जाती है? तो 250 पाई जाती है। 250 जो है बाल्यावस्था में पाई जाती है 12 से 14 वर्ष में। और जो 206 कब पाई जाती है? तो परिपक्व अवस्था में 206 पाई जाती हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी 270। 46 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था कौन सी नहीं है दोस्तों? तो वो है प्रौढ़ावस्था नहीं है। 47 का डी हो जाएगा। और रॉस ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो रॉस ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? एक बताया है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये रॉस ने बताई है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है बीकोष्ठ, वेमिन, मृदु भोजन, बिस्किट। क्या कहलाता है? बीकोष्ठ कहलाता है। 48 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का हो जाता है 2 गुना, 3 गुना, कोई परिवर्तन नहीं, 100 गुना। तो कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। 49 का बी। और 6 महीने पर 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं। वृद्धि, परिपक्वता, विकास, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? परिपक्वता। 50 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में या फलों में। किस में पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है ब्यूटारिक अम्ल।
51 का सी हो जाएगा, जिसके कारण मक्खन में विशेष सुगंध आती है। ब्यूटरिक अम्ल कौन सा वसीय अम्ल है, संतृप्त है या असंतृप्त है? तो यह ब्यूटरिक अम्ल जो है संतृप्त वसीय अम्ल है। संतृप्त वसीय अम्ल किसे कहते हैं? तो संतृप्त वसीय जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं एकल सिंगल बॉन्ड के द्वारा, वो जो है संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। और असंतृप्त वसीय अम्ल किसे कहते हैं? तो जो है इनमें क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो कार्बन परमाणु की तुलना में कम होती है और ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, वे असंतृप्त वसीय अम्ल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, कैल्शियम और प्रोटीन से कम होता है। कैल्शियम से भरपूर होता है किंतु प्रोटीन से कम होता है। कैल्शियम से कम किंतु प्रोटीन से भरपूर होता है। तो गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध कैसा होता है? कैल्शियम से भरपूर होता है किंतु प्रोटीन से कम होता है। कितने गुना कम होता है? 3 गुना कम होता है। गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध 3 गुना, प्रोटीन में 3 गुना कम होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है। तो अंकुरण क्या होता है दोस्तों? दालों का अंकुरण किस लिए महत्वपूर्ण होता है? इस सभी को बढ़ाता है। 53 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं, यह अभिव्यक्ति कहलाती है पामर ग्रास्प, मोरो, रूटिंग या बेबिंस्की। तो यह गतिविधि क्या कहलाती है दोस्तों? 54 का डी बेबिंस्की कहलाती है। पामर ग्रास्प किसे कहते हैं? तो जब नवजात शिशु के हाथों पर जो है, शिशु के हाथों पर उंगली फेरते हैं तो उसे पकड़ लेता है, तो उसे पामर ग्रास्प कहते हैं। मोरो किसे कहते हैं? तो मोरो जब शिशु के सामने कोई वस्तु लाई जाती है तो उसे हाथों और पैरों से पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसे मोरो कहते हैं। रूटिंग किसे कहते हैं? तो अगर शिशु के जो है गालों पर उंगली फेरने पर या तो उसे वह अपना मुंह खोलता है, तो इस क्रिया को रूटिंग कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है SDP, TDP, ORT, PHC। तो आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? TDP। 55 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? 2001 में, 2005 में, 1995 में या 1990 में? तो कब लागू किया गया था? 1995 में। 56 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकते हैं सिवाय हीन भावना के, असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी, पोषक तत्वों की कमी। तो क्या हो सकता है? हीन भावना। 57 का ए, इसी को छोड़ा के बाकी सब हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, BCG एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। BCG का क्या अर्थ क्या है? बेबी क्योर ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैक्टीरिया क्योर ग्यूरिन, बेबी केयर ग्यूरिन। तो क्या हो जाएगा? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन हो जाएगा। BCG के बारे में हमने ऊपर बात कर ही ली है दोस्तों। तो ये अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, बच्चों के दूध के दांत होते हैं 15, 18, 20, 24। दूध के दांत कैसे होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं, और जो इसके बाद आते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं। 60 का सी हो जाएगा। 20 दांत होते हैं दूध के। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, उक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? 61 का सी हो जाएगा, स्तन ग्रंथियां। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 है, शिशु के जन्म के बाद के 15 से 30 मिनट का समय कहलाता है पार्ट्यूनेट। नव शिशु
निपोनेट प्रसव तो क्या कहलाता है, पार्ट्यूनेट कहलाता है। 62 का ए हो जाएगा। और जो 15 से 30 मिनट को पार्ट्यूनेट कहते हैं, और 1 महीने तक के जन्म से 1 महीने की अवस्था को कहते हैं नियोनेट कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाता है, कौन बनाता है, स्नायु, एंडोमेट्रियम, हाइमेन, योनि। तो कौन बनाता है, एंडोमेट्रियम बनाता है। 63 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, गर्भपात LBW समय पूर्व जन्म के साथ जुड़े हैं, निम्न फोलेट स्तर, निम्न लिपिड स्तर, निम्न कार्बोहाइड्रेट स्तर, निम्न प्रोटीन स्तर। किससे जुड़े हैं, निम्न फोलेट स्तर। 64 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है, 15 से 20 वर्ष, 18 से 28 वर्ष, 25 से 30 वर्ष, 30 से 40 वर्ष। तो स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए आयु कौन सी है, 25 से 30 वर्ष है। 65 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, एफ्लाटॉक्सिन पाए जाते हैं मूंगफली में, सेब में, दूध में, पनीर में। किस में पाए जाते हैं, मूंगफली में पाए जाते हैं। 66 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है, पैपेन, ब्रोमिलीन, एमाइलेज, रेनिन। तो कौन सा होता है, एमाइलेज। और भी 2-3 होते हैं, कौन से, एमाइलेज हो गया एक सक्रिय होता है अंकुरण के समय, एमाइलेज, प्रोटीज, साइटेज और फाइटेज। तो ये 4 एंजाइम याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट नियम ने परिरक्षकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है, श्रेणी और मात्रक में, श्रेणी और ग्रेडिंग में, खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड में, भक्ष्य योग्य और भक्ष्य अयोग्य में। तो किस में किया है, खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड में। 68 का सी हो जाएगा। खाद्य ग्रेड को क्लास फर्स्ट परिरक्षक के नाम के जानते हैं, और गैर खाद्य ग्रेड को क्लास सेकंड परिरक्षक के नाम से जानते हैं। खाद्य ग्रेड फर्स्ट में कौन आता है, खाद्य ग्रेड में जो है नमक, तेल, चीनी ये सब आते हैं, और गैर खाद्य ग्रेड में बेंजोइक एसिड आता है और सार्बिक एसिड आता है। 68 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, जब सब्जियों को छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता है उस विधि को कहते हैं स्लाइस करना, कद्दूकस करना, डाइस करना, मसलना। तो क्या कहलाता है, डाइस करना कहलाता है। 69 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, हीटिंग तकनीकी के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम बताइए, ब्राइनिंग, केनिंग, कायो प्रिजर्वेशन, लायोफिलाइजेशन। तो क्या कहलाता है, केनिंग कहलाता है। 70 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों, FPO मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है, वस्त्रों पर, मकान बनाने की सामग्री पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर या खाद्य पदार्थों पर। तो किस पर किया जाता है, खाद्य पदार्थों पर। 71 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, किस उम्र में BMR की दर कम हो जाती है, बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या वृद्धावस्था में। BMR का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। कब कम हो जाती है, तो वृद्धावस्था में कम हो जाती है, और शैशवावस्था में सर्वाधिक होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 है, ICMR 2010 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशंसित आहार मात्रा है 1900 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 2010 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 2190 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 2230 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो कितना होता है, 2010 किलो कैलोरी प्रतिदिन होता है। 73 का बी।
10 से 12 वर्ष की लड़कियों के लिए, और 13 से 15 वर्ष के लिए 2400 किलो कैलोरी होता है, और 15 से 18 वर्ष के लिए 2500 किलो कैलोरी होता है। और नवजात शिशु अगर 0 से 6 मंथ का बच्चा है तो उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 550। और अगर 7 से 12 मंथ का है तो उसके लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी? तो वो 670 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। और अगर 1 से 3 वर्ष का बालक है तो उसको 10-10 किलो कैलोरी, 10-10। और अगर 4 से 6 वर्ष का बालक है तो उसके लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? 1360। और 7 से 9 के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? तो 1700। आगे देखते हैं दोस्तों 74, क्वेश्चन नंबर 74। शिक्षणीय मानसिक रूप से अक्षम बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है 0 से 25, 50 से 75, 25 से 50 या 75 से 100। तो कितना होता है? 75 से 100, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों। शक्ति एम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रित करते हैं? संपत्ति, ज्ञान, प्रवृत्ति या सभी को? तो किसको नियंत्रित करेंगे? सभी को नियंत्रित करते हैं। 75 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। बोलने के पूर्व बालक इस भाषा का उपयोग करते हैं? तुतलाना, बलबलाना, एक शब्द या सांकेतिक भाषा का? किसका उपयोग करते हैं? सांकेतिक भाषा का। 76 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है? विकिरण, शुष्कीकरण, धुएं द्वारा निसंक्रमीकरण करना। तो क्या हो जाएगा? निसंक्रमीकरण करना, डी हो जाएगा। 77 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों। म्यूकर, एस्परजिलस और इर्गॉट जैसे कवक और के सामान्य दूषक हैं? सुअर और गाय का मांस, फीता कृमि और वलय कृमि, जीवाणु और विषाणु, डबल रोटी और अनाज के? किसके हैं? डबल रोटी और अनाज के दूषक हैं। 78 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, कैल्शियम फास्फोरस अनुपात का, खनिज लवण संतुलन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गतिशील संतुलन से किसका तात्पर्य है दोस्तों? प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। 79 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए? 0.5 ग्राम प्रति किलो, 1 ग्राम प्रति किलो, 1.5 ग्राम प्रति किलो, 2 ग्राम प्रति किलो। तो 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए? तो 0.5 ग्राम प्रति किलो चाहिए होता है। और प्रौढ़ व्यक्ति के लिए कितना चाहिए होता है? 1 ग्राम प्रति किलो चाहिए होता है प्रौढ़ व्यक्ति के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 है। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? 4 खाद्य वर्ग की, 5 खाद्य वर्ग की, 7 खाद्य वर्ग की या 11 खाद्य वर्ग की? तो किसकी की गई है? 11 खाद्य वर्ग की गई। 81 का डी हो जाएगा। और ICMR के द्वारा 5 खाद्य वर्ग की गई है। इसको भी याद रखिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, 82 है। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है? ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, विटामिन सी की कमी। तो किसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण। 82 का ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों। शुद्ध जल होता है, कैसा होता है? मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन, खारा तथा गंधहीन होता है, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन होता है, मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। तो शुद्ध जल कैसा होता है? स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। कोई स्वाद भी नहीं होता है, ना तो उसमें से किसी प्रकार की गंध आती है, ना ही उसका कोई रंग होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों। 16 से 17 वर्ष आयु लड़की के लिए जिंक का RDA है
12 मिलीग्राम पर डे, 11 मिलीग्राम पर डे, 8 मिलीग्राम पर डे, 10 मिलीग्राम पर डे। तो कितना होता है? 12 मिलीग्राम पर डे होता है। ये हो जाएगा 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों। स्टार्च निम्न है। स्टार्च क्या है? मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है या मोम है? तो स्टार्च क्या है दोस्तों? पॉलीसैकेराइड है। सी हो जाएगा 85 का सी। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जो पॉलीसैकेराइड के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। कौन कौन से हैं? एक तो है स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है और डेक्सट्रीन है। डेक्सट्रीन क्या होता है? जब स्टार्च को जब ताप के संपर्क में आता है तो वह डेक्सट्रीन में बदल जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? कब्ज को रोकती है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है, दृष्टि को सुधारती है, ऊतकों की मरम्मत करना। तो क्या होता है? प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? तो ऊतकों की मरम्मत करना होता है। 86 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। कोलेस्टेरॉल बनता है, एक्रोलीन बनता है, लिनोलिक अम्ल बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनता है? एक्रोलीन बनता है। 87 का बी हो जाएगा। अगर तेल को हम अधिक गर्म करते हैं तो वो एक्रोलीन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि कैंसर का कारण होता है। इस भोज्य पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है, किसमें? कॉड लिवर तेल में, मक्खन में, शार्क लिवर तेल में, माता का दूध में। किसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों 88 का सी हो जाएगा, शार्क लिवर तेल में। और किसमें विटामिन डी की यानी कैल्सीफेरॉल की मात्रा किसमें पाई जाती है सबसे अधिक? तो कॉड लिवर तेल में पाई जाती है। ये याद रखिए, दोनों में अंतर। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी की और शार्क लिवर तेल में विटामिन ए की। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों। वो परिवार जो माँ के नाम से चलते हैं उन्हें कहते हैं मैट्रियार्कल परिवार, पेट्रियार्कल परिवार, पॉलीगाइनस परिवार, पॉलीएंड्रस परिवार। तो क्या कहलाते हैं? मैट्रियार्कल परिवार कहते हैं। 89 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों। बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है स्थापत्य काल, पुनर्व्यवस्था काल, प्रक्षेपण काल, अवकाश प्राप्ति काल। तो क्या हो जाएगा? पुनर्व्यवस्था काल हो जाएगा। 90 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। दहेज निषेध कानून यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। 1970 में, 1971 में, 1961 में, 1959 में। तो दहेज निषेध कानून कब लाया गया था? मैंने एक्ट बताया था मैंने कि संसद के द्वारा पारित किया गया था 20 मई 1961 को, और इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 1961 को। और इसमें जो है जुर्माने कितने हैं? 15,000 मिनिमम जो है 15,000 का जुर्माना लगता है और 5 साल की सज़ा होती है। इसको परिभाषित किस धारा में किया गया? तो धारा 2 में परिभाषित किया गया है। धारा 3 में कहा गया कि लेने और देने पर दंड के प्रावधान किया, और कोई डिमांड करता है दहेज की तो उसको धारा 4 के अंतर्गत आता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 91 का सी हो जाएगा, 1961। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों। यह किसने माना था संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं? शॉनबर्ग ने, डगलस नॉर्थ ने, जॉन डुई ने, पीटर एबलर्ड ने। किसने कहा था? किसने व्यवस्थाएं होती है कहा है? तो डगलस नॉर्थ ने कहा है। 92 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों। वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है कहलाती है खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्धबंद प्रणाली, अर्ध खुली प्रणाली। तो क्या कहलाती है? खुली प्रणाली कहलाती है। 93 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों। समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? स्कूल, अस्पताल, मंदिर, परिवार। तो कौन सी है? परिवार होता है। 94 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों।
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2 के, विटामिन सी के, विटामिन B9 के, विटामिन ए के। तो किसका होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? कहीं कहीं विटामिन B9 दिया रहता है, विटामिन या तो विटामिन B11 दिया जा रहा है। जो भी दिया होगा हम उसे मानेंगे। अगर 9 दिया रहेगा B9 तो उसको लगाएंगे, अगर B11 दिया गया तो उसको लगाएंगे। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया 95 का सी हो जाएगा। और परनीशियस एनीमिया किसके कारण होता है? तो विटामिन B12 के कारण परनीशियस एनीमिया होता है। इसको भी याद रखिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों। किसने प्रतिपादित किया कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है? मायर्स ने, ब्रीवर ने, हेरमिन ने, विली एवं एंड ने। किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है? तो विली एवं एंड ने। 96 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों। परामर्श की विधि है मौन धारण, स्वीकृति, पुनरावृत्ति, उपयुक्त सभी। तो क्या है? सभी है। परामर्श की विधि सभी है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं? 150, 194, 198, 210। तो कितने हैं? 194 हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इसके 6 क्षेत्रीय संगठन हैं जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 है। यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी है? 36 है, 37 है, 38 है या 48 है? तो कितनी है? 38 है। 99 का सी हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। UNDP द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, संपत्ति, प्रति व्यक्ति आय। तो क्या शामिल नहीं है दोस्तों? संपत्ति इसमें शामिल नहीं है। ये भी हम लोग बात किए थे दोस्तों कि UNDP ही जारी करता है। SDI सूचकांक यही जारी UNDP के द्वारा जारी किया है, जिसमें वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक शामिल किया गया था 2010 में SDI में। और SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब जारी किया गया था? तो 1990 में पहली बार। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप क्वेश्चन आपने बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं 100 क्वेश्चन में से कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।